हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ स्वप्निल डाट, योर केमिस्ट्री फैकल्टी। और आज हम लोग लेंगे यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज। लास्ट क्लास में हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज मास एंड वेट और उसके बाद में लेंथ हो चुका था। अब हम लेंगे वॉल्यूम। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास में दिया हुआ है वॉल्यूम। इट इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। यहां पर जो हमारा वॉल्यूम होता है वो होता है अमाउंट ऑफ स्पेस जो कि एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्या करता है, यहां पर ऑक्यूपाई करता है। एसआई यूनिट जो होता है हमारा वॉल्यूम का, एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू यहां पर रहेगा हमारे पास में मीटर क्यूब। क्योंकि वॉल्यूम मतलब यहां पर लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है, और लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट मतलब मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर विच इज इक्वल टू मीटर क्यूब। हम वॉल्यूम को यहां पर लीटर में लेते हैं। 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, जो कि होता है 1000 ml के बराबर, जो कि होता है हमारे पास में 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। ओके, यहां पर 1 लीटर इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब, 1000 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 ml विच इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट अब इसके बाद में नेक्स्ट चीज है हमारे पास में, यहां पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी इज मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। जो डेंसिटी होती है वो मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम होता है। ओके, नेक्स्ट चीज ये यहां पर हम क्या करते हैं, इसे डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, अगर हमें एसआई यूनिट अगर हमें निकालना है डेंसिटी का, सो हमें रखना पड़ेगा एसआई यूनिट हमारा यहां पर ऑफ मास डिवाइडेड बाय एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम। जो एसआई यूनिट होता है डेंसिटी का, वो निकालने के लिए डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। सो एसआई यूनिट अगर डेंसिटी का निकालना है तो एसआई यूनिट मास का रखेंगे डिवाइडेड बाय एसआई यूनिट वॉल्यूम रखेंगे। ओके, सो एसआई यूनिट ऑफ मास हमको पता है केजी है, और वॉल्यूम का अभी हमने यहां पर एसआई यूनिट निकाला है जो कि मीटर क्यूब है। ये जब ऊपर जाएगा तो यहां पर फॉर्मेशन होगा केजी पर मीटर क्यूब। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का ये एसआई यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब। ये होने के बाद में नेक्स्ट चीज नेक्स्ट है हमारे पास में, यहां पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, टेम्परेचर। तो आइए मैं आपको टेम्परेचर के बारे में अब बताता हूं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टेम्परेचर। Temperature, it is the measurement of hotness or coldness। जैसे कि अगर कोई चीज हॉट है या फिर कोई चीज अगर कोल्ड है, तो कोई चीज कितनी हॉट है या कोई चीज कितनी कोल्ड है, ये इसका क्या है, टेम्परेचर पैरामीटर हमें शो करता है। ओके, नेक्स्ट टेम्परेचर को हम कौन सी यूनिट्स में मेजर करते हैं? यूनिट्स फॉर टेम्परेचर
ठीक है, तो इसे हम डिग्री सेल्सियस में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। दिस इज द डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट वन डिग्री फ़ारेनहाइट, इसे कहते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके बेटा, स्पेलिंग्स जो होती है वो बहुत ध्यान से देखनी होती है हमें। के स्टैंड्स फॉर केल्विन और SI यूनिट फॉर टेम्परेचर इज केल्विन। ओके, सो केल्विन जो होता है वो SI यूनिट होता है टेम्परेचर का, और उसी में टेम्परेचर को हम जनरली मेजर करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आई एम गिविंग यू द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस। यहां पर देखेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, यहां पर होगा हमारे पास में 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस। ये एक रिलेशनशिप है डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में का। नेक्स्ट वन, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ओके, अब ये यहां पर हमारे पास में रिलेशनशिप है बिटवीन यहां पर केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट उसके बाद में हमारे पास में अभी हमें देखना है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ओके, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट वन, लॉ ऑफ conservation of mass. Okay, this is the law of conservation of mass. First we will learn law of conservation of mass. ठीक है, यहां पर सबसे पहले मैं यहां पर स्टेटमेंट लिख रहा हूं इसका, तो देखिए क्या स्टेटमेंट होता है इसका। यहां पर इन अ केमिकल रिएक्शन the total mass of reactant is equal to total mass of product. Okay, so in a chemical reaction the total masses of all reactants is equal to the total masses of all products. ठीक है, और in another term we can say that कि जो टोटल मासेस होते हैं रिएक्टेंट्स के सारे रिएक्टेंट्स के अगर टोटल मासेस को ऐड किया जाए, और अगर हम सारे के सारे प्रोडक्ट्स के मासेस को, टोटल मासेस को अगर हम ऐड करें, तो दोनों भी लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, सो चलिए देखते हैं यहां पर इसका रिएक्शन। देखिए सबसे पहले H2 twice H2 plus O2 gives twice H2O, means twice H2 hydrogen when react with oxygen it gives water. ठीक है, सो इसके लिए 2 moles of hydrogen will react with 1 mole of oxygen, it gives 2 moles of H2O. अब देखिए यहाँ पर 2 into 2 और यहाँ पर H। देखिए ये जो 2 है वो ये है, ये जो 2 है वो ये है, और ये है हाइड्रोजन। फिर उसके बाद में नेक्स्ट चीज ऑक्सीजन का 2 into ऑक्सीजन, इसके लिए 2 into H2 सॉरी 2 into यहाँ पर 2 into H प्लस O, इस तरह से रहेगा। ठीक है, अभी हम कैलकुलेट करेंगे। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16। सो 2 into 2 into 1, और यहाँ पर 2 into यहाँ पर 16, यहाँ पर आएगा 2 into 1 प्लस 16। सो अगर यहाँ पर निकाले, यहाँ पर ये हो जाएगा 4, यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस यहाँ पर 32 इक्वल टू, ये प्रोडक्ट का साइड है, प्रोडक्ट के साइड में बात करेंगे 2 into 2 प्लस 16। सो यहाँ पर 18 into 2, 2 into यहाँ पर आएगा 18, सो 18 into 2 इक्वल टू आएगा 36। यहाँ पर 4 प्लस 32, ये भी 36। तो LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो जो लॉ हमने बताया वो बिल्कुल पूरा 100% क्या हो रहा है, प्रूफ हो रहा है। जो लॉ हमने बताया वो पूरा 100% यहाँ पर प्रूफ हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास में हमने बोला था इन अ केमिकल रिएक्शन टोटल मासेस ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मासेस ऑफ ऑल प्रोडक्ट। यहाँ पर जब हमने मासेस ऑफ रिएक्टेंट निकाला वो आया 36, जब मासेस ऑफ प्रोडक्ट हमने किया तो वो भी आया हमारे पास में 36। सो दोनों का मासेस लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से ये लॉ क्या हो गया हमारे पास में, प्रूफ हो गया।
अब इसके बाद में नेक्स्ट ये जो लॉ आया है हमारे पास में, ठीक है, इसके बारे में नेक्स्ट यहां पर थोड़ा और बात करेंगे, ठीक है। देखिए total mass of reactant is equal to total mass of product। ये होता है यहां पर टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर है। ओके, यहां पर ये जो लॉ आया है ये एक ही बेसिस पर आया है। यहां पर हमारे पास में यहां पर मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। ये यहां पर मैटर को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। इस स्टेटमेंट पर से ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का यहां पर डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट है यहां पर हमारे पास में लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ओके, सेकेंड वन इज द लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस, ठीक है। ये इस लॉ के ही यहां पर लॉ का जो नेम है उसमें से ही हमें कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि यहां पर जो डेफिनाइट रहे, यहां पर प्रोपोर्शंस जो होंगे एलिमेंट्स के वो क्या होंगे, यहां पर डेफिनाइट होंगे, ठीक है। यहां पर ये रहेगा। अब देखिए इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। यहां पर स्टेटमेंट अ गिवन कंपाउंड always contains exactly same proportion of elements by weight। यहां पर हमारे पास में दिया हुआ है कि किसी भी गिवन कंपाउंड में हमेशा जो एलिमेंट्स होते हैं उनका प्रोपोर्शन बाय वेट क्या होगा, यहां पर सेम होगा, ठीक है। मींस यहां पर हमारे पास में इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स, ठीक है, ये यहां पर इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स, ये कौन से सोर्स से आए वो यहां पर डिपेंड नहीं करेगा। पर अगर हम यहां पर प्रोपोर्शन निकाले एलिमेंट्स का बाय वेट तो ये क्या आएगा, बिल्कुल यहां पर सेम आएगा। ओके, सो यहां पर देखिए यहां पर हमारे पास में दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर ध्यान देंगे, अभी इस लॉ को सबसे पहली बार डेवलप किया था जोसेफ प्रोस्ट सर ने। ओके, ये जोसेफ प्रोस्ट सर ने इसे डेवलप किया था, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर है हमारे पास में, यहां पर ये दे रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स ऑफ ए कंपाउंड एलिमेंट्स आर प्रेजेंट by same proportion of weight, ठीक है। मींस यहां पर ये बोला है इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स। जैसे कि अब देखिए दो अगर हमारे पास में कंपाउंड है, एक है हमारे पास में नेचुरल सोर्स से बना हुआ और दूसरा है हमारे पास में सिंथेसाइज्ड किया हुआ, मींस जैसे कि मैनमेड बोल सकते हैं या फिर सिंथेटिक फॉर्म में। ओके, सो दोनों भी सैंपल्स में अगर परसेंटेज बाय वेट अगर हम देखते हैं एलिमेंट्स का तो वो हमारे पास में बिल्कुल सेम आएगा, कहीं पे भी थोड़ा सा भी डिफरेंट नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम लेते हैं यहां पर क्यूप्रिक कार्बोनेट। ओके, सो ये होता है CuCO3, क्यूप्रिक कार्बोनेट इज CuCO3, ठीक है। यहां पर है हमारे पास में, अब देखिए यहां पर ये है हमारे पास, मैं यहां पर एक टेबल बना रहा हूं, ठीक है। ये है हमारे पास में क्यूप्रिक कार्बोनेट, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम लेंगे सबसे पहले यहां पर हमारे पास में परसेंटेज ऑफ कॉपर, ये है। फिर लेंगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन,
और फिर देखिए परसेंटेज ऑफ यहाँ पर हमारे पास में कार्बन। ओके, सो यहाँ पर हम ले रहे हैं यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कॉपर, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंटेज ऑफ कार्बन। ठीक है, दो तरह के सैंपल्स होते हैं, एक होता है हमारे पास में नेचुरल सैंपल और दूसरा होता है हमारा सिंथेटिक सैंपल। ओके, दो तरह के सैंपल है, एक है नेचुरल सैंपल, एक है हमारे पास में सिंथेटिक सैंपल। अगर यहाँ पर प्रोपोर्शन बाय वेट अगर लिया जाए तो यहाँ पर 51.35% आता है कॉपर का, उसके बाद में 38.91 परसेंटेज आता है ऑक्सीजन का और 9.74 परसेंटेज आता है हमारा कार्बन का। जब इसे सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड सैंपल के साथ में यहां पर इसको चेक करके देखा गया कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट सेम है क्या, तो पता चला यहां पर वेरीफाई करने के बाद में कि इसमें भी परसेंटेज ऑफ कॉपर 51.35 होता है, इसमें भी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास में 38.9 होता है और सिंथेटिक सैंपल में भी यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कार्बन यहाँ पर 9.74% होता है। सो ये देखने के बाद में जो जोसेफ क्रोस सर ने, जो हमारे जोसेफ क्रोस सर थे जिन्होंने लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन बनाया, उन्होंने ये देखा कि जो एलिमेंट्स है यहाँ पर एलिमेंट बाय वेट है कंपाउंड में, वो उनका अगर प्रोपोर्शन लिया जाए तो वो बिल्कुल सेम आता है नेचुरल सैंपल में भी और सिंथेटिक सैंपल में भी। ओके, सो ये यहां तक हमारे पास में बताया हुआ है। ठीक है, ये यहां पर दिया हुआ है।